ओके, तो आज अपने टॉपिक की बात करेंगे जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है किस प्रकार एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन किस प्रकार एक्सचेंज होती है, किस प्रकार अपने जैसे ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो सेल तक कैसे जाएगी। उसके बाद सेल जैसे ही मेटाबॉलिज्म करती है तो मेटाबॉलिज्म करने के बाद सेल क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ठीक है भाई। तो जो पेरिफेरल सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके किस प्रकार लंग्स तक आती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, और लंग्स से किस प्रकार वो एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है भाई। तो ये चीजें अपने पढ़ेंगे तो आपको पता है कि अपने नॉर्मली जो अपने नॉर्मल सेल है वो एक मिनट में एक मिनट में कितनी ऑक्सीजन है वो इनटेक कर लेती है, कि जो सेल है नॉर्मली कितनी ऑक्सीजन है वो इनटेक करती है एक मिनट के अंदर। ठीक है। तो एक मिनट के अंदर ऑक्सीजन है वो लेती है ये 250 ml। कितनी ऑक्सीजन? 250 ml ऑक्सीजन है वो सेल एक मिनट के अंदर इनटेक कर लेती है। ठीक है। पूरी पूरी बॉडी की सेल। ठीक है। ऐसे नहीं कि एक सेल कभी इतना नहीं करेगी। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस होगी एक मिनट में? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो होगी 200 ml। ठीक भाई। इतनी बात ध्यान रखना कि अपनी बॉडी की जितनी भी सेल है वो एक मिनट के अंदर 250 ml ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस करेगी? 200 ml। ठीक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो 50 ml ऑक्सीजन है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो गई? तो वो यूटिलाइज होती है एटीपी एटीपी फॉर्मेशन में। किसमें? एटीपी फॉर्मेशन के अंदर। जैसे मान लो अपनी जो सेल है वो क्या लेती है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन लेती है। ठीक है भी। और इससे क्या प्रोड्यूस होगा फिर? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और प्लस में वाटर प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? प्लस में वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक। तो ये जो रिएक्शन होती है इसी कंडीशन में जो एडीपी है वो किस में कन्वर्ट होगी? एटीपी में। ठीक है। तो जो 50 ml ऑक्सीजन है, जो 50 ml ऑक्सीजन है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है? एटीपी के फॉर्मेशन के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। क्लियर? अब देखो नॉर्मल अगर अपने लेके चलें कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस प्रकार सेल से प्रोड्यूस होती है, या सेल किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर अपने बात करें तो ये पूरा का पूरा गैस एक्सचेंज का सिस्टम है। इसको समझो, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। ये मान लो अपना राइट साइड हर्ट है और ये लेफ्ट साइड हर्ट है। क्लियर? हाँ। और ये क्या है? लंग्स है और ये पल्मोनरी कैपिलरी है। ठीक। और अब आपको पता है यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आर्टरी के अंदर, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कौन लेके आता है? आरबीसी लेके आती है। कौन लेके आता है? आरबीसी से लेके आती है। ठीक। तो जो आरबीसी लंग्स की साइड से इधर से आई है, आर्टरी की साइड से आती है, तो वो क्या करेगी? कैपिलरी के अंदर आएगी। कैपिलरी किससे जुड़ी होगी? अपनी सेल से जुड़ी होती है। और ये अपनी पेरिफेरल सेल है। तो पेरिफेरल सेल क्या करेगी? एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन के अंदर अपनी सेल जब मेटाबॉलिज्म करती है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो ये सेल क्या करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके ये कहाँ सेल के बाहर वाला जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं? अपने इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी? इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाएगी। और फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू, देखो दो चीजें, एक तो ओस्मोसिस होती है और एक डिफ्यूजन होता है। तो हमेशा जो गैसियस सब्सटेंस होंगे उनका क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। गैसियस सब्सटेंस का हमेशा क्या रहेगा? डिफ्यूजन होगा। क्लियर? अब देखो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ये किसके अंदर जाएगी? फिर वापस किस में आएगी? ब्लड के अंदर आ जाएगी। किस में आ जाएगी? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर यहाँ पे अगर बात करें अपने तो यहाँ पे क्या रहता है? प्लाज्मा। क्या रहता है? प्लाज्मा।
प्लाज्मा आपको पता है, प्लाज्मा के अंदर और भी लिपिड भी होते हैं, ठीक है भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहने का मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो डिजोल्व होगी ना वो किसके अंदर होती है, लिपिड के अंदर होती है। लिपिड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है। ऑक्सीजन है वो इतनी डिजोल्व नहीं होती जितने कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिपिड के अंदर डिजोल्व होती है। क्लियर। तो अब देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए इसमें, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर आ जाएगी, आरबीसी के अंदर। किस में आ जाएगी, आरबीसी के अंदर। जो हीमोग्लोबिन है, जो अगर बात करें अपने का, ये मान लो अपनी आरबीसी है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल चीज है। ये मान लो आरबीसी है, ठीक। आरबीसी के अंदर ये क्या है, हीमोग्लोबिन चेन, क्योंकि आरबीसी के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती है, और यहाँ पे इसके क्या होते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है भाई। तो जैसे अब इस जो आर्टरी की तरफ से आरबीसी आई है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, और जो इस सेल ने प्रोड्यूस की है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस की है, वो अब इस सेल के अंदर जाएगी। तो अपने को ये देखना है कि किस प्रकार हीमोग्लोबिन चेन के ऊपर जो ऑक्सीजन जुड़ी है वो किस प्रकार डिटेच होगी, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म के अंदर अटैच होती है, ठीक। तो इसको अपने ले चलते हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आएगी तो इस आरबीसी के अंदर वाटर भी होता है। क्या होता है इस आरबीसी के अंदर, वाटर भी, H2O भी इस आरबीसी के अंदर होता है। तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी है, उसके अंदर एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो एंजाइम रिवर्स काम करता है, क्या करेगा, रिवर्स काम करता है। उस एंजाइम का जो नाम है वो बहुत ही अच्छा नाम है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वेरी गुड, जानते हो। चलो कोई बात नहीं, जितना जानते हो उतना अच्छी बात है, ठीक है, जानना भी चाहिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, चलो कोई बात नहीं, इस पे समझा देते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आरबीसी के अंदर एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को जोड़ के क्या बना देगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 बना देगा, ठीक है भाई। अब जैसे ही ये कार्बोनिक एसिड बन गया तो ये सेम एंजाइम बाद में एक रिएक्शन और करता है, और एक रिएक्शन यहाँ पे करके ये इसी रिएक्शन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, HCO3 माइनस प्लस किस में, हाइड्रोजन आयन के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें, हाइड्रोजन आयन के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये तो आपको पता है हाइड्रोजन आयन है, जो प्रोटॉन है वो क्या करवा देता है, एसिडिक मीडियम करता है, और बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या है, एल्केलाइन मीडियम करता है। अब इसे गौर से समझो, जैसे ही हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो जाता है उस केस में अपना हीमोग्लोबिन है वो आपको पता है काम क्या क्या करता है, HB के काम देख लो। हीमोग्लोबिन एक तो क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस बनाता है। क्या बनाएगा, एसिड बेस बैलेंस बनाता है, ठीक। क्योंकि ये क्या है, एक बफर है। क्या है, बफर है कि ये क्या करेगा, अगर मान लो सेल ने ज्यादा मेटाबॉलिज्म किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो हाइड्रोजन आयन भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। अगर मान लो हाइड्रोजन आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो और हीमोग्लोबिन की चेन है वो हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड न करे, तो अपनी बॉडी का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और एसिडिक मीडियम के अंदर जितनी भी अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन हैं वो नहीं हो पाती, समझ रहे हो। इसलिए ये जो HB है, हीमोग्लोबिन है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को तो वहां से रिमूव कर देगा और इस हाइड्रोजन आयन को अपने साथ बाइंड कर लेगा। क्यों, क्योंकि आर्टरी की साइड से जो भी ऑक्सीजन आई थी
बाइंड होके HB के साथ, वो अब क्या हो जाएगी, वहां से ब्रेक हो जाएगी और वहां पे क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन। उस हीमोग्लोबिन चेन के ऊपर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन है वो बाइंड हो जाता है। क्लियर भी। तो अब देखो ये ऑक्सीजन हो गई। अब देखो अगर मान लो ये आरबीसी आई है ऑक्सीजन लेके, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आरबीसी के अंदर तो ज्यादा है, लेकिन आउटसाइड में कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है। क्लियर। अब देखो अब अपने पास क्या बच गया, बाइकार्बोनेट आयन बच गया। हाइड्रोजन आयन तो क्या है, इसके साथ है बाइंड हो गया, ठीक है, हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन को तो अपने साथ बाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पे आरबीसी के अंदर दूसरी चीज क्या बच गई, HCO3 माइनस, मीन्स कहने का मतलब है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक, तो हमेशा ध्यान रहे कि जो इस सेल ने मेटाबॉलिज्म किया, तो मेटाबॉलिज्म करके जब कार्बन डाइऑक्साइड इसने प्रोड्यूस की है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है HCO3 माइनस की फॉर्म के अंदर बाहर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे इस आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एक प्रोटीन 3 बैंड होता है। कैसा बैंड होता है, प्रोटीन 3। कौन सा बैंड, प्रोटीन 3 बैंड, प्रोटीन 3 बैंड। अब ये प्रोटीन 3 बैंड क्या करता है, यहां से एक क्लोराइड का आयन, किसका आयन, क्लोराइड के एक आयन को अंदर डालेगा। जैसे इस आरबीसी के अंदर एक क्लोराइड का आयन अंदर जाएगा, तो आपको पता है एक हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट HCO3 एक आयन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। समझे क्यों, क्योंकि इसकी खास बात क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्लोराइड आयन ऐसा क्यों करते हैं। क्लोराइड आयन है वो भी एसिड बेस बैलेंस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी। समझ गए, माइनस वाला क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन है ये पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन आयन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर सारे हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गए आरबीसी के अंदर, तो यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयन हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसके अंदर क्या जाएगा, एक क्लोराइड आयन भी अंदर जाएगा। जब एक क्लोराइड आयन अंदर जाएगा तो क्या आएगा बाहर, एक बाइकार्बोनेट आयन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब देखो तो ये क्या हुआ कि जैसे ही अब आरबीसी कैपिलरी से कहां जाएगी, इस कैपिलरी से विनस ब्लड के अंदर आरबीसी आएगी, तो अंदर की साइड तो क्या है, हाइड्रोजन आयन बाइंड है, क्या है, हाइड्रोजन आयन, और इसके बाहर वाली साइड में क्या है, HCO3 माइनस। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो लंग्स तक किस फॉर्म में जाती है, बाइकार्बोनेट। 3 फॉर्म में जाएगी, कितनी फॉर्म में, 3 फॉर्म में। एक तो जाएगी CO2 है वो कितनी फॉर्म में, 3 फॉर्म में। एक तो जाएगी HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, ये जाती है 70%। 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में जाएगी, HCO3 माइनस की। 15% है वो जाएगी किस फॉर्म के अंदर, डिजोल्व फॉर्म में। किस में, डिजोल्व फॉर्म में। और 15% है वो किस फॉर्म में जाएगी, गैसियस फॉर्म में जाती है ये 15%। लेकिन इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं मैं, जो गैसियस फॉर्म में जाती है ये नाइट्रस के साथ बाइंड होके जाएगी। किसके साथ बाइंड होके जाएगी, नाइट्रस के साथ बाइंड होके जाएगी। क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, नाइट्रस को भी क्या है, बाइंड करके रखता है। तो 15% किस फॉर्म में गई, नाइट्रस की फॉर्म में। सबसे ज्यादा किस फॉर्म में जाएगी, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। क्योंकि अगर मान लो पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैसियस फॉर्म में अपनी बॉडी से जैसे ही प्रोड्यूस हुई सेल से और गैसियस फॉर्म के अंदर जाएगी, तो अपनी बॉडी में इतना प्रेशर नहीं होता कि ये गैसियस फॉर्म में इसे बाहर निकाल सके। इसलिए ये क्या करती है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाती है। क्लियर, ओके। अब देखो उसके बाद यहां पे क्लोराइड आयन आ गया। अब आपको पता है क्लोराइड आ गया तो इसके साथ क्या है, वाटर भी जाएगा। इसके साथ क्या है, वाटर भी जाएगा। ठीक,
अभी देखो इसके अंदर जो मैंने आपको समझाई थी बात कि यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में गई तो क्लोराइड आयन अंदर गया, क्लोराइड अंदर गया तो वाटर भी अंदर जाएगा, वाटर अंदर जाएगा तो आपको पता है विनस ब्लड के अंदर जो आरबीसी है उसका हिमेटोक्रिएट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या वाटर ज़्यादा है और ये थोड़ी डार्क भी होती है, हैवी है ना। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वाटर की अमाउंट है वो ज़्यादा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई कि अपने लंग्स तक यहाँ से सेल ने जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है वो किस किस फॉर्म में किस प्रकार लंग्स तक जा रही है। क्लियर? अब देखो कि अब अपने को ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है वो कितनी मात्रा में आई और कितनी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, तो और कितने प्रेशर पे जा रही है। तो देखो जो आर्टरी होती है ना, तो आर्टरी के अंदर जो आर्टरी के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक। आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, पार्शियल प्रेशर कितना है 40 mmHg। और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड के अंदर जो आर्टेरियल ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है 48 ml पर dl, 48 ml पर dl। ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड आर्टरी में कितनी है 48 ml, वहीं अगर वेन वाली साइड में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी 52 ml, कितनी होगी 52 ml पर dl। क्लियर? ऑक्सीजन देखो आर्टरी में ऑक्सीजन कितनी आई है 20 ml पर dl, कितनी आई है 20 ml पर dl। और वहीं वेन के अंदर ऑक्सीजन कितनी गई 15 ml पर dl, कितनी गई 15 ml पर dl। कहने का मतलब अगर 20 ml ऑक्सीजन सेल ने ली है तो सेल से बाहर कितनी गई 15 ml। कहने का मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया 5 ml का, कितना 5 ml का। वहीं अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है 48 ml, विनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 52 ml। तो कहने का मतलब 5 ml ऑक्सीजन अगर सेल ने यूज की है तो कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड कितने ml प्रोड्यूस हुई है सिर्फ 4 ml, क्योंकि 48 है और इधर 52 है तो कितनी होगी 4 ml। तो कहने का मतलब 5 ml ऑक्सीजन यूज करके सेल ने 4 ml क्या कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी। अब जो 1 ml जो ऑक्सीजन है वो कहाँ यूटिलाइज होगी एटीपी के फॉर्मेशन में। किसके फॉर्मेशन में एटीपी के फॉर्मेशन में। क्लियर? तो इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देखो एक चीज यहाँ ना एक बोर इफेक्ट होता है, कौन सा बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट। ठीक है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया है कि एक हेल्डन इफेक्ट होता है एक बोहर इफेक्ट होता है। ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कराओ राइट साइड में कब जाता है लेफ्ट साइड में कब जाता है। ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर में भी डाल रखा है। अब देखो इस कंडीशन में कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेके आई है ये आरबीसी, इसने ऑक्सीजन तो क्या है प्रेशर की वजह से सेल के अंदर डाल दी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बाइंड हो गए। तो ऑक्सीजन अगर मान लो हीमोग्लोबिन की चेन के साथ ऑक्सीजन कम बाइंड हो रही है या हीमोग्लोबिन की चेन से जब ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है उसे क्या बोलेंगे बोहर इफेक्ट। क्या बोलेंगे बोहर इफेक्ट। क्लियर? अब देखो अपने मेन बात कर लेते हैं कि ये आरबीसी आएगी कहां पे अब लंग्स के पास। कहां पे आएगी लंग्स के पास। यहां पे ये आरबीसी आ गई अब इस जगह पे, इस जगह पे ये हीमोग्लोबिन की चेन है। बाहर वाली साइड में क्या है, इसको मैं इस आरबीसी को बाहर बना रहा हूं। ठीक है, तो ये मान लो लंग्स है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। ये कैपिलरी है और ये मान लो लंग्स है। ठीक, इस कैपिलरी में यहां से
ये मान लो एल्वियोलाई है, क्या है, एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक। और जो ये आरबीसी अपने वहां से लेके आए हैं, इसके अंदर अब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन आयन, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन आई है तो सबसे पहले तो अपने बात की थी 15% क्या है, डिजोल्व फॉर्म में। कौन सी, डिजोल्व फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सबसे पहले तो ये डिजोल्व फॉर्म वाली, क्योंकि यहाँ पे लंग्स की एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो ये 15% पहले डिजोल्व फॉर्म वाली किस में जाएगी, पहले डिसअपियर हो जाएगी, मतलब लंग्स के अंदर जाके एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। क्लियर। अब देखो फिर जो 15% गैसियस फॉर्म के अंदर थी या नाइट्रस की फॉर्म में थी वो भी निकल जाएगी। अब मेन बात किसकी है, मेन बात है इस जगह की कि यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन है और बाहर HCO3 माइनस है, ठीक है। अंदर इसके क्लोराइड आयन भी है, आए थे ना यहाँ पे ट्रेवल करके वो। अब देखो ये किस प्रकार निकलेगा कि जैसे ही इसके अंदर देखो ऑक्सीजन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का हाई प्रेशर किधर है, यहाँ बाहर वाले से, तो बाहर से ऑक्सीजन क्या है, अंदर आएगी। जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी तो इस आरबीसी के साथ अब क्या होने वाला है, इस हीमोग्लोबिन के साथ अब क्या होने वाला है कि ये हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या है, बाइंड हुए हैं, ठीक। और इसके अंदर क्या है, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन भी है, और इसके अंदर क्या है, क्लोराइड आयन भी है, क्या है, क्लोराइड आयन भी है। तो ऑक्सीजन आई इसके अंदर, ऑक्सीजन इसके अंदर आते ही ऑक्सीजन क्या होगी, इस हीमोग्लोबिन चेन, जहाँ हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन आयन को आते ही क्या कर देगी, किक करेगी। तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से टूट जाएगा, हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन मान लो यहाँ पे आ गया, और इसकी जगह क्या जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक। अब देखो हाइड्रोजन आयन है और इसमें क्या है, बाइकार्बोनेट। अब यहाँ पे जो मैंने एंजाइम बताया था आपको, कौन से वाला, ये वाला एंजाइम, ये रहा, कहाँ गया वो, कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम, कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम अब लंग्स के अंदर जाके पल्मोनरी कैपिलरी की साइड में आरबीसी गई है, वहां पे किस प्रकार ये काम करता है, ठीक है अभी। तो वहां पे इस प्रकार काम करेगा, वो देखो अपने कि इसने कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज एंजाइम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन आयन को और बाइकार्बोनेट आयन दोनों को क्या है, बाइंड कर दिया, ठीक। बाइंड करते ही आपको पता है क्या बनेगा, H2CO3, क्या बनेगा, H2CO3, रिवर्स रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, ये H2CO3 फिर दो पार्ट में टूट जाता है, किसमें, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड में और एक H2O वाटर के अंदर। अब बताओ मेरे को कि इस आरबीसी के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, लेकिन इधर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है एल्वियोलाई के अंदर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक। हाँ, बाइकार्बोनेट आयन सेल के बाहर थे। मैंने आपको यहाँ पे पीछे भी बताया था कि प्रोटीन बैंड 3 जो ये रिसेप्टर है, ये क्या करेगा, अब क्लोराइड आयन को बाहर निकालेगा, और जब एक क्लोराइड आयन बाहर जाएगा तो एक बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक। क्लोराइड आयन बाहर, बाइकार्बोनेट आयन अंदर। बाइकार्बोनेट आयन अंदर है तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से टूटा, क्योंकि ऑक्सीजन आ गई यहाँ पे एल्वियोलाई वाली साइड में। तो ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, आते ही हाइड्रोजन आयन को पुश कर दिया, और हाइड्रोजन आयन किसके साथ बाइंड हो गया, प्रोटॉन किसके साथ बाइंड हो गया, बाइकार्बोनेट आयन के साथ। फिर क्या बन गया, H2CO3। फिर कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज एंजाइम ने दोबारा रिएक्शन करके क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया। अब इस आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा होती है क्या है, बाहर चली गई, ठीक।
अब जो ये लंग्स की तरफ आया इसे बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? हेल्डन इफेक्ट। हेल्डन इफेक्ट वो इफेक्ट है कि ऑक्सीजन किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ किस प्रकार जुड़ती है, उसे अपने क्या बोलते हैं? हेल्डन इफेक्ट। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से किस प्रकार टूटती है उसे क्या बोलेंगे? बोर इफेक्ट। क्या बोलेंगे? बोर इफेक्ट। क्लियर? प्रेशर, प्रेशर अलग अलग होगा। देखो इसीलिए तो मैंने यहां पे लिखा था, ये चीज और दोबारा से बता देता हूं। ये देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड आई तो 48 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, लेकिन विनस ब्लड के अंदर कितनी? 52, 4 ml बढ़ोतरी। कितने ml बढ़ गई? 4 ml। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी रहेगी? आर्टरी वाले ब्लड में कितनी है? 20 ml, विनस वाले में 15 ml। तो कितनी? 5% बढ़ गई, 5 ml बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 5 ml बढ़ गई। परसेंट गलत बोल दिया, ml में बढ़ गई। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 ml ऑक्सीजन यूटिलाइज करके सेल ने क्या कर दिया? 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर दी। कितने प्रेशर पे? देखो ये जरूरी है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहेगा? 40 mmHg। किसमें? आर्टेरियल वाले ब्लड में। और विनस ब्लड के अंदर कितना है? 46 mmHg। ठीक है। और वहीं पे ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आर्टरी में कितना होता है? 97 mmHg। वहीं पे अगर अपने इसके अंदर देखेंगे तो इसमें कितना रह जाएगा? 40 mmHg। क्लियर? भी इतनी ही चीजें हैं कि किस प्रकार गैस एक्सचेंज होती है। ठीक है अभी, कि किस प्रकार गैस है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है अभी, बोर इफेक्ट। और ये इसका है ऑक्सीजन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व है। ठीक है, वो मैंने बता रखा है, पीछे वाले लेक्चर में बता रखा है। ठीक, तो एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो दोबारा से कि सेल ने क्या किया? एरोबिक कंडीशन में मेटाबॉलिज्म किया। सेल जब एरोबिक कंडीशन में मेटाबॉलिज्म करेगी तो उस कंडीशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आई। इंटरस्टिशियल स्पेस से वो किस में गई? ब्लड में। ब्लड में जाके प्लाज्मा के अंदर क्या है? वो डिजोल्व होगी। ठीक है अभी, किसके अंदर? लिपिड के। लिपिड, लिपिड सोल्यूबल है, हाँ। ठीक, अब उसके अंदर फिर क्या हुआ कि जो आरबीसी है उसके अंदर क्या थी? ऑक्सीजन थी। तो ऑक्सीजन का प्रेशर इधर सेल की साइड तो कम है, लेकिन आरबीसी के अंदर ज्यादा, तो ऑक्सीजन बाहर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चली गई। किसमें? आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गई तो वहां पे एक एंजाइम था कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज, उसने क्या कर दिया? जो आरबीसी के अंदर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गई तो उसी कंडीशन में आरबीसी के अंदर ऑलरेडी क्या था? वाटर था। क्या था? वाटर। ठीक है अभी, तो उसने क्या कर दिया? वाटर को किसके साथ ऐड कर दिया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या बन गया? H2CO3। फिर कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज एंजाइम ने क्या? बाइकार्बोनेट आयन अलग बना दिए और प्रोटॉन अलग बना दिया। अब हीमोग्लोबिन आपको पता है बफर सिस्टम है, ये क्या करेगा? इसके पास जो चेन होती है हीमोग्लोबिन की चेन, ये क्या करती है? हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लेगी। ठीक, हाइड्रोजन आयन को बाइंड कर लिया और सेल के अंदर क्या है? बाइकार्बोनेट आयन। तो अब आपको पता है प्रोटीन 3 बैंड ने क्या कर दिया? क्लोराइड आयन को अंदर डाला। प्रोटीन 3 बैंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ये क्या करता है? क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंजर है। क्या है? क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन एक्सचेंजर है। क्लोराइड आयन अंदर गया तो बाइकार्बोनेट आयन क्या है? बाहर आ गया। अब क्या है? आरबीसी के अंदर, अंदर तो क्या? हाइड्रोजन आयन, बाहर क्या है? बाइकार्बोनेट। दोनों की साइड जा रहे हैं, लंग्स की साइड। लंग्स में जाएंगे तो वापस रिवर्स रिएक्शन होगी कि लंग्स के अंदर क्या है? क्लोराइड आयन जैसे ही बाहर, जैसे ही मान लो ऑक्सीजन है, उसका प्रेशर इधर ज्यादा है एल्वियोलाई के अंदर, आरबीसी में कम है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी। ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होते ही हाइड्रोजन आयन को तोड़ देगी इस चेन से। तो इस चेन के से हाइड्रोजन आयन टूटने के बाद क्या है? क्लोराइड आयन बाहर आएगा। क्लोराइड आयन बाहर आते ही बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर गया
तो दोनों क्या जुड़ गए, दोनों जुड़ते क्या बन गया H2CO3, और H2CO3 फिर कार्बोक्सिल एनहाइड्रेज ने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और वाटर बना दिया। ये वाटर आरबीसी के अंदर ही रहेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। क्लियर भाई, कोई डाउट? बस ऑक्सीजन इतना ही है, ऐसे मत समझ लेना कि हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन अंदर गई कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऐसा ही नहीं है, गैस की फॉर्म में नहीं होती। पहली बार पता चला है, मैंने पढ़ा था ना तब मैं ये सोचता कि हाँ जा रही है सांस अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, कोई चक्कर नहीं है, आने दो जाने दो, अपना क्या लेता है, लेकिन सच में पढ़ना पड़ता है, हाँ तैयारी अच्छे से करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, कोई डाउट हो तो मेरे को आप बता सकते हो, ठीक है, और क्लियर कर दूंगा। ओके भाई, पढ़ते रहना इसको है।